थर्मल पावर स्टेशन की तरफ से आयोजित परियोजना स्तरीय गुणवत्ता मंडल सम्मेलन में माननीय जज महोदय और हमारे एनटीपीसी के अधिकारीगण और हमारे साथियों को मेरा नमस्कार और उनका स्वागत है। यहाँ पे सबसे पहले हम एस हैंडलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से टीम सक्षम आप लोगों का स्वागत करती है। हमारे जो टीम मेंबर हैं इसमें हमारे फैसिलिटर त्रिभुवन बबुरिया सर डीजीएम एनटीपीसी और हमारे साथी नवीन कुमार, कौशल कर्स, राजा विश्वकर्मा और प्रिंस यादव, मैं स्वयं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एस हैंडलिंग प्लांट का जिम्मेदारी यहाँ पे मेकावर बीके को सौंपी गई है, जिसका संचालन और रखरखाव किया जा रहा है। मैं सबसे पहले अपनी संस्था मेकावर बीके के बारे में आपसे कुछ बताना चाहूँगा। मेकावर बीके विद्युत उत्पादन क्षेत्र की एक अग्रणी कंपनी है, जिसके द्वारा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया जाता है, जैसे कि एस हैंडलिंग सिस्टम इंक्लूडिंग वाटर एंड फ्लाई एस हैंडलिंग, हाई कंसंट्रेशन सैलिड डिस्पोजल सिस्टम, लीन सैलिड डिस्पोजल सिस्टम एंड एस वाटर रिकवरी सिस्टम, न्यूमेटिक कोल्ड मिड रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम, कोल्ड हैंडलिंग सिस्टम, कन्वेयर पैकेज और एफजीडी सिस्टम, शिप बैलेंस फ्लाई एस लोडिंग सिस्टम। इसका संचालन और रखरखाव हमारे द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कौशल कुमार कर, सीनियर इंजीनियर मेकावर बीके प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि अभी आपको हम सबको बताया जा रहा है कि हमारे जो मेकावर की प्रोफाइल है, अब अपना काम जो है हमारा एक विज़न है 2025 के लिए, जिसके थ्रू जो है उसको लेते हुए अपना विज़न को रखते हुए सामने अपने कार्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा पहला विज़न है रिड्यूस द एनवायरमेंट इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट और इकोनॉमिक्स बेनिफिट, मैक्सिमाइज एज यूटिलाइजेशन। ये फोर्थ पॉइंट हमारा जो मैक्सिमम एज यूटिलाइजेशन, ये इसमें हमने जो है लगातार 8 महीने से काम कर रहे हैं लगातार, और हमने मैक्सिमम एज यूटिलाइजेशन की तरफ आगे बढ़े और काम कर ही रहे लगातार। इसके बावजूद भी जो है हम लोग करते हुए सेफ्टी और कॉम्प्लाइंस उसको साथ में लेके चल रहे हैं। नमस्कार सर, नवीन पांडे। मैं आप सभी को, जैसे प्रिंस जी ने कहा, मेरे कलीग प्रिंस जी ने कहा कि मेकावर बीके यहाँ पे एस हैंडलिंग डिपार्टमेंट को लीड करती है, तो अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि एस हैंडलिंग डिपार्टमेंट है क्या। आप सभी को, जजेस को और जितने पार्टिसिपेंट्स सभी को मैं लेके एस हैंडलिंग डिपार्टमेंट पर चलता हूँ। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ कि बॉयलर के भट्टी में जितना भी कोयला जलता है वो एस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो ESP में आता है और ESP से ये 2 पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ESP से अगर हम बफर बम ले जाते हैं तो ड्राई के थ्रू सैलो में कन्वर्ट होता है और सैलो से ये इसको सीमेंट प्लांट पे ले जाएगा। ड्राई में लोडिंग करते हैं तो सीमेंट प्लांट जाएगा, चाहे वैगन लोडिंग करते हैं तो सीमेंट प्लांट के लिए जाएगा, और वेट में लोडिंग करते हैं तो हवा फिलिंग के लिए काम आएगा या माइंस फिलिंग के लिए काम आएगा, चाहे नित्य रूट बनने के लिए काम में आता है ये। और डायल्यूट में आता है अगर ये तो PAPH और FAPH है, जो नीचे फ्लशिंग एपेटस लगा हुआ है। फ्लशिंग एपेटस जो घोर बन के तो ये ट्रेंच के द्वारा स्लरी पिट में ले जाते हैं, स्लरी पिट से हम डाइक पे ले जाते हैं, डाइक पे ले जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बोल रहे थे कि जैसे ESP में जो मटेरियल आता है ड्राई फॉर्म में एस का, उसको हम इवैक्यूएट करते हैं। प्रॉपर इवैक्यूएशन के लिए हमने लगाया है इसमें वैक्यूम पंप। ये 2 पार्ट में कर सकते हैं, या तो हम ड्राई ESP से पूरा ड्राई लेके आते हैं जो बफर पर लेके आते हैं, और वेट सिस्टम के लेके आते हैं जो कलेक्टिंग टावर है। आपको राइट हैंड में दिख रहा है जो कलेक्टिंग टावर है इधर, और लेफ्ट हैंड में दिख रहा है जो वैक्यूम बफर ऑपर है। ये कलेक्टिंग टाइम में जब लेके आते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजेट लगा हुआ है और घोल बना के हम ट्रेंच में डालते हैं। ट्रेंच के थ्रू हम क्या करते हैं, इस मटेरियल को स्लरी पिट में ले जाते हैं, स्लरी पिट से हम डाइक की तरफ मूव कराते हैं इसको। अगर हम बफर ऊपर में लेके आते हैं तो बफर ऊपर टोटली वेट ड्राई है। और एनटीपीसी क्या करना है कि मैक्सिमम एट यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और ड्राई में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वैक्यूम पंप लाए। ये वैक्यूम पंप क्या है? वैक्यूम पंप वाटर ऑन ड्रिंक टाइप एक पंप है, जिसका जो यूनिट होता है MMHG में आता है। ये अपने तरफ एस को ESP से खींचते हुए बफर ऊपर तक लेके आता है, वहाँ 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। बफर में लेके आते हैं तो ये हम ले जाएंगे सैलो के, ये ड्राई में आएगा, ड्राई में आके सैलो की तरफ जाएगा। सैलो के ट्रांसपोर्ट एयर कंप्रेशर लगा हुआ है, जिसके थ्रू हम सैलो ले जाते हैं, वहाँ से अपर सीमेंट प्लांट के लिए डिस्पोज करते हैं। अगर वेट में लेते हैं
ये लगा है कलेक्टिंग टावर में ये हाइड्रोजेट लगा हुआ है। हाइड्रोजेट में इसको होल बनाने के बाद नीचे ट्रेंच लगा हुआ है, ट्रेंच की तरफ माध्यम से हम स्लरी में ले जाते हैं, स्लरी से हम डाइक में ले जाते हैं। इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में हमने कुछ क्यूसी टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जैसे कि रैंकिंग मेथड, डाटा कलेक्शन और ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते करते हमको 14 प्रॉब्लम्स पाई है जो कि निम्नलिखित है। एक एस्लरी पंप का फ्रीक्वेंटली ग्लैंड लीकेज होना, दूसरा ईएसपी हॉपर की कॉमन लाइन में मल्टीपल लीकेजेस होना, तीसरा ईएसपी हॉपर में रेड होल क्रिएट होना, चौथा फ्लूइडाइजिंग बफर हॉपर के फ्लूइडाइजिंग पैड्स लीकेज होना, पांचवा इको हॉपर का फ्लशिंग apparatus से ओवरफ्लो होना, पांचवा बॉटम में हॉपर के फीड गेट का पासिंग होना, छठवा वैक्यूम पंप की जो रिटर्न लाइन है उसका वाटर वेस्टेज होना, छठवा स्लज पंप और ड्रेन पंप का फ्रीक्वेंटली बेल डैमेज होना, और नौवा एएलटी इनलेट आउटलेट इक्वलाइजिंग वाल का पासिंग होना, 10वां फ्रीक्वेंटली लाइन में इरोजन होना, और 11वां हमारा जो दोनों स्टेज में इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर है वो काफी लो हो जाता था, उसको भी हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है। 13वां कलेक्टिंग टैंक एयर वाशर के नोजल ये बार बार चोकिंग होना, चौथा डिस्चार्ज लाइन बॉटम एस और एसएलडी की बार बार लीकेजेस होना। इन सभी प्रॉब्लम को हमने कुछ टाइप कैटेगरी में डिफाइन किया है, जैसे ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। ए क्लास की कैटेगरी वह है जिसमें हमको कम से कम टाइम लगता है और जिससे ज़्यादा सिस्टम इफेक्ट मिलता है। बी क्लास में थोड़ा सिस्टम ज़्यादा इफेक्ट है। सी क्लास में जो डिफेक्ट है उसके बगैर सिस्टम हमारा चल ही नहीं सकता। उनमें से हमने कुछ ए क्लास की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, उसको रिजोल्व भी कर दिया। बी क्लास में हमने 3 प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और 2 रिजोल्व कर दिया, एक हमारा रिमेनिंग है जो कि इस प्रेजेंटेशन हमने आगे बताया है। सी क्लास की जो प्रॉब्लम्स आई थी वो हमने सारी की सारी अटेंड कर दी है। जैसे कि भाई साहब ने यहाँ पे बताया कि जिस तरीके से हमने प्रॉब्लम फेस किया, हम यहाँ पे 1 अक्टूबर 2024 से आए हुए हैं। मेजर जो हमारे जो प्लांट के एसएनडी प्लांट में जो हमने प्रॉब्लम देखी उनको सॉल्व किए, इसमें से 14 प्रॉब्लम इसमें से लगभग 13 रिजॉल्व कर दिए। इस रिजॉल्व करने के लिए हमने प्लानिंग किया, उसके लिए हमने मीटिंग्स की कई बार की, 90% अपना अटेंडेंस किया वहाँ पे। ये मीटिंग लगभग हम कंट्रोल में आके करते थे और सबके साथ डिस्कस करते थे, चाहे क्लाइंट हमारे तिरुवन भगरिया जी हैं उनके साथ भी, और पूरे हमारे जो क्लाइंट मीटिंग में जो भी हमारे पास जो हमारे सुपीरियर सीनियर है सबसे हमने ये डिस्कस किया। तो इन 14 जो प्रॉब्लम्स थे उसमें से हमने 5 प्रॉब्लम्स को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया, जो सबसे जो सिस्टम पे डिफेक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। सबसे पहला प्रॉब्लम या फिर मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं कि सी वाटर लाइन। जैसे नवीन पांडे जी ने बताया कि वैक्यूम पंप एक मेजर इक्विपमेंट हमारे एस्ट्रेलिंग में, तो उसको चलाने के लिए हमको जो है 90 लीटर पर मिनट जो है आपको वो पानी देना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हमने जो उस वाटर को रिसेक्ट करें। उसके बाद स्टेज 2 में जो इलेक्ट्रिक टावर्स हमारे जो जैसे नवीन जी बताया कि इलेक्ट्रिक टावर्स जो है हमारे तो उसके फ्रीक्वेंटली चोक होते हैं, एयर वर्सेस नोजल्स में बहुत ज़्यादा चोक। तो ये तो सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हमारा आ गया एयर प्रेशर लूप। हमारे पास जो इक्विपमेंट कंप्रेसर चल रहे थे उसमें एयर प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत हमने फेस किया, लो प्रेशर का प्रॉब्लम फेस किया। और थर्ड फोर्थ हमारा पॉइंट है फ्रीक्वेंटली ग्लैंड लीकेज। स्लरी पंप आप सब जानते हैं, स्लरी पंप एस्ट्रेली का बहुत बड़ी मेजर पार्ट है। उसका ग्लैंड लीकेज होना मतलब 2 से 3 घंटा आउट हो जाना, लगभग 4 घंटा आउट है मान के चलिए उसको। तो उसको भी हमने आगे रखा और रिजॉल्व किया। साथ ही साथ जो हमारे मेजर जो ड्राई एसिड जो फंस रहे थे स्टेज 1 का जो है आपका कोल्ड सर, वहाँ फ्लो का इतना इशू था कि एक ट्रक को लोड करके 4 से 5 घंटा लग जाता। तो हमने वहाँ पे जो अपना काम किया और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। तो यहाँ पे हमने जो मॉडिफिकेशन के लिए एक पार्ट्स पकड़े कि हम क्या कर सकते हैं बेटर वैक्यूम पंप का जो सी वाटर लाइन, तो हमने उसको डाइवर्ट रिटर्न उस पानी को हमें रिटर्न यूज करने के लिए जो है रिटर्न की तरफ उसको डाइवर्सन करने का एक प्लान बनाया। तो इसमें हमने जो है 4W एंड 1H पे जो है कॉम्प्लेक्स मॉडल में यूज किया, व्हाट वेयर व्हेन व्हाई एंड हाउ। तो इस हिसाब से हमने जो है पहला जो क्वेश्चन था व्हाट की सी वाटर जो है वैक्यूम पंप का ट्रेंच के थ्रू उसको कैसे कहाँ लेके जाना है, और उसके बाद जैसे वेयर वैक्यूम पंप का सी वाटर जो है उसको लेके जाएंगे ट्रेंच तक। कब कर सकते हैं, तो हम इसको एज ए प्लान अभी ये प्रीमियर हम इसको यूज कर सकते हैं। और लेकिन ये क्यों, तो हमने 2 मुद्दे रखे यहाँ पे। तो हम इसमें एबीसी जो है एक वाटर रिसर्कुलेट करके हम जो है वाटर को सेव कर सकते हैं, और दूसरा इससे क्या हमारी एबीसी सेविंग भी हो रहा है। तो हाउ
हमने वहाँ से प्लान किया, बात करके वहाँ पे प्लान किया, हमने नया पाइपलाइन बिछाते हैं जो ऑलरेडी एक्सेस हमारा वहाँ पे पंप लगा हुआ है, तो उसी पंप के थ्रू जो है इस पानी को डाइवर्ट करके हम उसको रिसाइकिल करेंगे एज वाटर टैंक तक वापस। इसके बाद हमने हमारे उच्च अधिकारी के साथ कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग की है जो की तस्वीर आपके सामने दिखाई जाएगी। हमारा ऑब्जेक्ट एंड गोल रिड्यूस मैन हॉर्स, इम्प्रूव सेफ्टी, इम्प्रूव क्वालिटी, मिनिमाइज वर्कलोड, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इन कुछ डिफेक्ट को सजेशन लेके हमने उच्च अधिकारी से डिस्कस किया। पहला है स्टेज 1 स्टेज 2 सील वाटर लाइन को थ्रोटल कर देना है, फिर उसको ये बोल के रिजेक्ट कर दिया गया कि थ्रोटल करने से वैक्यूम पंप हमारे ट्रिप होते हैं, इसकी वजह से उसको रिजेक्ट किया गया। जो हमारा दूसरा सजेशन था, एडिशनल हम उसमें स्लरी वैक्यूम पंप के पास पे एक नया पिट बनाए और उस पिट को बना के फिर लाइन डाइवर्ट करके फिर उसको पानी को लेके जाए रिसाइकल कर। लेकिन इसमें हमको ये भी पॉइंट हमारा क्लोज रिजेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसके बाद हमने तीसरा सजेशन दिया, जो वैक्यूम पंप के पास में एक कॉमन जेडल्टी पिट है, उसमें लाइन लेंग करके कंसेप्ट कनेक्ट करना था, बाकी का पूरा सिस्टम पहले से ही लगा हुआ था। तो इस सजेशन को हमारे उसको पास कर दिया गया। पीडीए साइकिल प्लान डू चेक एंड एक्ट। पहले हमने प्रॉब्लम को स्टडी करी, फिर उसके बाद डिजाइन और सॉल्यूशन किए, ऑब्जर्व किए, परफॉर्मेंस में किसी प्रकार के जो चेंजेस लगे, कुछ चेंजेस नहीं करने पड़े तो हमने उसको इम्प्लीमेंट करा। फिर उसके बाद जब हमारा एक्ट कंप्लीटली हमने इसको अप्लाई किया, उसके बाद हमें कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी और अभी सक्सेसफुली चल रहा है। जैसा कि इसमें चित्र के द्वारा दर्शाया गया है, पहले हमारा जो वैक्यूम पंप लगा हुआ है, इसके द्वारा जो वैक्यूम पंप का सील वाटर है वो डायरेक्ट सैलरी के खेत में पंप हो रहा है। और इस चीज़ को हम लोगों ने मॉडिफाई किया, जो हमारा मॉडिफिकेशन हुआ उसका सेकंड फोटो दर्शाया गया है। इसमें हमारा वैक्यूम पंप का सील वाटर एक पर्टिकुलर पाइप लाइन के थ्रू डायरेक्टली पिट की तरफ जा रहा है, जिस पाइप लाइन को हमारे द्वारा इंस्टॉल किया गया। इससे क्या हुआ कि जो पहले हमारा सैलरी के साथ जो एक्स्ट्रा 30 से 40% वाटर मिक्स होता था, वो सैलरी में मिक्स नहीं होगा। इसको हम लोगों ने सेपरेट एक जेनरेटरी पिट की तरफ से पिट में डाइवर्ट किया, जो ऑलरेडी इंस्टॉल की है। और ये जेनरेटरी पिट के थ्रू हमारे वाटर में ओवरफ्लो टैंक में जा रहा है और वहाँ से पंप के द्वारा ये सेफ्टी टैंक से ऐश वाटर यूज़ के लिए हमारा वाटर वापस हमें। और इसका एक फ्लो डायग्राम के द्वारा समझाया गया है, जैसे कि हमारे द्वारा जो मॉडिफिकेशन किया गया है, वैक्यूम पंप का जो सील वाटर का ड्रेन लाइन एक नया डाला गया है और इसके आगे ऑलरेडी यहाँ पे जेनरेटरी पिट के लिए एक प्लेस बनी हुई थी, इसमें हमने अपना वाटर ड्रेन किया और यहाँ से जेनरेटरी के द्वारा बॉटम ऐश ओवरफ्लो टैंक में हमारा वाटर आ रहा है। वहाँ से फिर अपना बॉटम ऐश ओवरफ्लो पंप के द्वारा सेटलिंग टैंक में, फिल्टरिंग टैंक से ऐश वाटर टैंक में यूज़ के लिए। जैसे कि कहना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहने को एक वैक्यूम पंप 1 मिनट में सिर्फ 90 लीटर पानी लेता है, पर उस हिसाब से हम लोग जो है 1 मिनट में, जिस हमने 2 यूनिट इसी में इम्प्लीमेंट किया, पर 1 मिनट में आपका 6 वैक्यूम पंप, और 6 वैक्यूम पंप में जो है आपका लगभग 5 से 40 लीटर पर मिनट हमारा यूज़ हो जाता है पानी। तो उसी को जो है अगर हम आवर्स में लें तो लगभग जो है आपका 32 से 400 लीटर हमारा पानी जो है वो डायरेक्ट वेस्टेज हो रहा था। तो हमने उसको पर डे लिया, पर डे हम देख रहे हैं कि लगभग जो है 70 एमक्यू पानी जो है हम लोग जो है वो सर्विस वाले ट्रेन में जो है थ्रो कर रहे थे। तो यही कैलकुलेशन हम देखते हैं, तो मंथली हम इस प्लान से लगभग जो है 2332 एमक्यू पानी जो है रिसर्कुलेट कर रहे हैं। और ईयरली कैलकुलेशन अगर इसको ले लें तो लगभग 27,993 एमक्यू पानी जो हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं आज की डेट में। अगर इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे अगर मैं उसमें पानी सर्कुलेट कर रहा हूँ तो वो पानी अब मेरी स्लरी टैंक में नहीं जा रहा है, तो स्लरी टैंक में नहीं जा रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या है कि हम जो है स्लरी रनिंग आवर्स भी कम कर रहे हैं। तो ईयरली मैं उसमें 20 घंटा लगभग जो है मैं ईयरली स्लरी से रनिंग आवर कम कर दिया। तो मेरा एक मोटर जो है 352 किलोवाट का है, तो एक साथ मेरा 3 पंप चलता है। तो उस हिसाब से लगभग जो है ईयरली में जो है 21,720 किलोवाट यहाँ पे जो है बिजली एनर्जी कंजप्शन सेव कर रहा हूँ। तो इसी को मैंने अगली स्लाइड में बताया कि अभी प्रेजेंट हमने 2 यूनिट में इसको इम्प्लीमेंट किया है सर। 2 यूनिट में जो है जो मेरा वाटर का रिसर्कुलेशन है वो है 55,988 समथिंग जो है वो ईयरली जो हमारा जो रिसर्कुलेशन हो रहा है। अगर इस हिसाब से मैं यूनिट और से भी देखूँ मैं
टोटल हमारा ये डीसी जो डिडक्शन हो रहा है लगभग जो है 43,440 वोल्ट किलोवाट के आसपास हम सेव कर रहे हैं। अगर आगे हमने आगे फ्यूचर के लिए इसको सोच रखा है, अभी जो यूनिट में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसी को हम 5 यूनिट में करेंगे। तो सर टोटल कैलकुलेशन मेरा जो 1 साल का लगभग जो है 1,21,000 एमक्यू पानी हम जो है रिसोर्टेट कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं। जैसे सर थोड़ा सा एग्जांपल इसमें देना चाहूँगा कि पहले जो स्लरी सीरीज रनिंग करती है, जो सर जो लाइट दिख रहा है वो जो हमारा सर्विस में है, पंप सर्विस में, तो ये बिफोर आफ्टर का पिक है सर कि हमने जो है जब से इंप्लीमेंट किया है कुछ हमने जो रनिंग ओवर डिडक्ट कर दिया है, जो 3 सीरीज से हम 1 सीरीज में भी चला सकते हैं उसको। और बहुत सारे इसमें मेथड यूज किए हैं पर जो टाइम थोड़े से, तो सर जैसे सर जैसे डीपीसी कंट्रोल की बात करें हम, तो अगर मैं स्लरी ट्रेंच में जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे कंट्रोल विद वाटर विद स्लरी ट्रेंच, अगर मैं स्लरी ट्रेंच में जो वाटर को कंट्रोल करता हूँ तो इससे क्या होता है कि मेरा जो है स्लरी रनिंग अवस्था जो है वो डिडक्ट होता है, प्लस जो है एनर्जी सेविंग होती है, प्लस जो है इक्विपमेंट सेव होता है, क्योंकि जितनी देर बंदेगा उतना इक्विपमेंट सेव रहेगा और कम से कम जो मेरा ऑक्सीजन मेंटेनेंस का काम होगा सर। तो इसी अभी हमने स्लाइड में एक बार बताया था ओल्ड सालों में फ्लो का इशू था, हमने उस पर भी एक थोड़ा सा काम किया। क्या किया कि जैसे कि हमको ट्रक लोडिंग करने के थे, जो नेक्स्ट स्लाइड बताएंगे, फ्लो बनाने में हमको काफ़ी तकलीफ रहती थी, बैंड में हैमरिंग कराने के लिए बहुत मैन पावर लगते थे, ये सब चीज़ें से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी साइलो एरिया में। तो हमने उसको क्या किया कि जो बैंड है उसको हटा के पाइप का एक्सटेंशन किया और उसमें एक्स्ट्रा फ्लूइडाइजिंग पैड लगाया और होस कनेक्ट करे। ये जो पहली तस्वीर दिख रही है वो बैंड है, वहाँ पे जो एस का फ्लो आके वहाँ स्टक हो जाता था, वहाँ से फ्लो क्रिएट नहीं होता था। दूसरी तरीके जो हमने आफ्टर मॉडिफिकेशन किया है, जो पाइप का एक्सटेंशन किया है और फ्लूइडाइजिंग की जो पुरानी एक्सिस्टिंग पहले लगा हुआ था उससे चेंज करके हमने इसको साइज बढ़ाया। उस साइज बढ़ाने से अभी जो हमारा बल्क लोडिंग 3 से 4 घंटा लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट का, और उससे कम में भी हमारा आराम से बिना मैन पावर के हैमरिंग किए हुए पूरा फ्लो होकर हमारा बल्क लोडिंग हो जाता है। इससे हमने बहुत ज़्यादा टाइम को रिड्यूस किया है। आगे सर देखेंगे इस टाइप के जो है टेंजिबल बेनिफिट और इंटेंजिबल बेनिफिट भी अपने को यहाँ पे मिला है। टेंजिबल बेनिफिट में सर हमने एनर्जी सेविंग किया है, टाइम को बचाया है और मैन पावर कॉस्ट को बचाया है सर, और कंज्यूमर मेटल को भी बचाया है सर। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे सर कि इंटेंजिबल बेनिफिट्स हमने को मिल रहे हैं, जो सेफ्टी से जो हमारा इन्वायरमेंट सेफ्टी वो कंट्रोल में है सर। टीम हमारा जो है डेवलपमेंट कर रहा है सर, डेवलपमेंट अपना आत्मविश्वास बढ़ाए इस प्रोग्राम के जरिए, और मैनेजमेंट की तरफ से सर अपने को अप्रिसिएशन मिल रहा है, काफ़ी सराहनीय की जा रही है हमारे काम की, और कम से कम जो है सर इसके थ्रू हमें जो है पर्यावरण में जो है स्वच्छता बनाए रखने की कोशिश की है। थैंक यू, धन्यवाद। आपने प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा था। आपने जो बताया है ड्राई एसिड यूटिलाइजेशन के लिए एफर्ट्स के लिए सारे काम किया है। जो वैक्यूम पंप का आप बता रहे हैं, मेन इसमें काम आपने किया है कि जो वैक्यूम का जो कूलिंग वाटर है जो डिस्चार्ज था वो पहले ड्रेन में जा रहा था, उसको जेडल्टी पिट में लिया है। जी सर। तो अगर मैंने आपका ये कहना है कि पहले वो स्लरी वाली ट्रेंच के थ्रू जा रहा था, तो आपका जो सीरीज सिस्टम है जहाँ संप है वहाँ जा रहा था, मतलब वहाँ वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा रहा था वो, इसीलिए आपका सीरीज के पंप के रनिंग आवर्स बढ़ रहे थे। जी सर। ये वैक्यूम पंप की परफॉर्मेंस में तो कोई इसका रिलेशन नहीं है ना? नहीं, वैक्यूम पंप की परफॉर्मेंस नहीं। वहाँ पानी आपने डाइवर्ट कर दिया वाटर मैश ओवरफ्लो टैंक में, तो आपका एस स्लरी वाले उस सर्किट में पानी कम हो गया, तो आपका सीरीज रनिंग आवर्स थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, कम हो गया, उससे आपने एपीसी सेव किया है। जी ओके, वेरी गुड, जेडल टीम में ले गए आप उससे। एक प्रेजेंटेशन में एक सजेशन है जी सर। आपको, अगर ये स्लाइड जो बेनिफिट्स दिखा रहा है ना, वाटर सेविंग, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, उसको एक टैबुलर कॉलम में दिखाने से पहले कितना था आपका कैलकुलेशन के हिसाब से, जी अभी इम्प्लीमेंटेशन के बाद कैलकुलेशन पे क्या है, वाटर सही तरीके वाटर को कम दिखाना है ना, वाटर कम आजकल कम यूटिलाइज हो रहे हैं वाटर को, और एनर्जी हम कम यूज कर रहे हैं, वो इम्प्रूवमेंट आपको क्लैरिटी से मिल जाएगा। थैंक यू।
Very nice presentation. Thank you. मतलब it is looking like a professional presentation. इतना बड़े हमको जज करने में बड़ी तकलीफ हो रही है. इतना Thank you. बढ़िया. इसमें एक छोटा क्वेरी. Do you know what is a rat hole? रेड होल सर जो Explain. ESP में जो एश कलेक्ट होती है सर ESP हॉपर के अंदर पे, उसमें क्या है ना, फ्लूइडाइजिंग पैड की प्रॉपर फ्लूइडाइजिंग अगर नहीं होगी, हीटर उसके प्रॉपर वर्किंग नहीं करेंगे, तो जो एश आती है सर मॉइस्चर की वजह से वो सेट हो जाती है, तो बीच से तो एश फ्लो हो जाएगा, लेकिन पूरा हॉपर बिल्डअप होते हुए चला जाता है, जो ESP के कलेक्टिव प्लेट को डैमेज करता है सर। जी इसमें जो आपने एश शैलो में लास्ट में जो दिखाया था, जी वो जो उसका साइज बड़ा किया पाइप का, जी। पाइप को हटा के, हाँ, दैट इज ये अभी नया डिजाइन किया है या ये पहले? ये सर पहले एग्जिस्टिंग में लगा हुआ था, हम लोग 9 महीने पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ मेकावर का, तो ये जो हम लोगों ने ये सजेशन दिया था और इससे इम्प्लीमेंट किया, तो इससे फ्लो इशू भी इंस्टॉल हो गया पूरा। अभी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है साइट पे एसिड यूटिलाइजेशन में। उस साइलो से पहले जो ये ओल्ड साइलो का है, ओल्ड साइलो 1 2 3, इसमें से वेट HMTC वेट वाली गाड़ी लोड नहीं होती थी सर, लेकिन ये इस मॉडिफिकेशन के बाद से वो गाड़ी भी वहाँ लगाई जाती है जी। वर्कर भी काफी परेशान होते, जो ऑपरेटर है वो परेशान होता था, उसमें हैमरिंग करना पड़ता था, उसको बहुत समय लगता था सर। अभी हैमरिंग की समस्या नहीं है इसमें? नहीं, वो वहाँ पे बेंड पोर्शन में हैमरिंग करना पड़ता था। हम अभी लोग अभी क्या करते हैं? अभी सर बस ऑपरेट करना है और वो फ्लूइडाइज की वजह से एस में फ्लो रहता है। कुछ हीटर्स भी लगा रखे क्या इसमें? नहीं, ब्लोअर की लाइन अटैच दी है, ये जो व्हाइट वाला लाइन है, हाँ। उससे क्या ना, पहले वो उस पोर्शन में जहाँ मटेरियल स्टक होता था, जहाँ मॉइस्चर कंट्रोल वो होता था, तो वहाँ पे फ्लूइडाइज लगाने के बाद तो वहाँ सेट नहीं होता सर। अच्छा, जी, नाइसली मेड. थैंक यू सर।